अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण नाज। आप देख रहे हैं समा की स्पेशल ट्रांसमिशन इस तनाजुर में कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बिल जलाल ने हमें बहुत बड़ी फ़तह नसीब की है दुश्मन पर। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले अल्लाह रब्बिल जलाल के फ़ज़ल से अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। दुश्मन ने घुटने टेक दिए हैं, भारत ने हथियार डाल दिए हैं, शिकस्त तस्लीम कर लिया है, अमेरिका को मदद के लिए पुकार लिया है और पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर कर लिया है। गुज़िश्ता 10 दिनों से हाथ पांव चलाने वाले भारत को जब वक्त और मौके के हिसाब से एक ही थप्पड़ पड़ा ना तो उठ नहीं सका। यकीनन भारत का सामना बड़े अरसे बाद किसी मर्द मोमिन से हुआ है, जिसके दिल में जिहाद की जला रोशन है, जो इश्क़ रसूल से बहरमंद है, जो तस्खीर फितरत का कायल है, हयाते नौ की तामीर चाहता है, वो बातिल को जलाकर राख करना जानता है। मुजाहिदीन के नज़दीक दुनिया की मालो दौलत कुछ नहीं, वो तो शहादत की खुशबू सूंघने और उसकी राह में बार बार जिंदा होकर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। कई सालों बाद इस कौम को मुजाहिदीन पर फ़ख्र करने का सबक पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर फ़ख्र करना सिखाया जा रहा है, और ये बात यकीनन दुश्मन को हज़म तो नहीं होगी। कल रात नाजरीन, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने खून की बाजी लगाने को तैयार था। हर शख्स जज्बा शहादत से सरशार था कि जब फ़ज़ा में बारूद की बू थी, आसमान पर स्याही छाई हुई थी, दुश्मन की तोपें, मिसाइल, जंगी जहाज आग उगल रहे थे, पाकिस्तानी एयर बेसिस को निशाना बना रहे थे, सरहदों पर मौत नाच रही थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर तरफ गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन यहाँ खौफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। नूर खान एयरबेस पर दुश्मन का हमला नाकाम हुआ तो मिसाइल की तबाही ने आग के शोले भड़का दिए, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम रात की तारीकी में घरों से बाहर आ गए। फ़ज़ाओं में तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगीं। अवाम का बस नहीं चल रहा था कि वो बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएं, लेकिन क्या इकबाल के शाहीनों के होते हुए इसकी ज़रूरत पेश आती? क्या हज़रत कायद आज़म के नज़रिए पर कायम मुजाहिदीन के होते हुए ये ज़रूरी हो सकता था? बिल्कुल नहीं, यकीनन नहीं। और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे इकबाल के शाहीनों ने मौत के साए में रक्स किया, खुदा के शेरों ने फ़ज़ा का सीना चीरा, दुश्मन की दिफाई लाइन तबाह करते हुए उन्हें पीछे धकेला। पाकिस्तानी मिसाइल्स ने, ड्रोन्स ने मोदी के शहर पर घंटों फ़ज़ा पर राज किया। क्या फौजी हेडक्वार्टर्स, क्या एयर बेसिस, कुछ नहीं छोड़ा, चारों तरफ खौफ का पहरा बिठा दिया और हिंदुस्तान को बता दिया कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। फ्रांस के तैयारे लेने से, इसराइल के ड्रोन चलाने से, रूस का दिफाई निज़ाम लगा लेने से जंगें नहीं जीती जाती। जंगें हौसलों से, हिकमत अमली से, मौत के खौफ को शिकस्त देने से, टीपू सुल्तान जैसे जिगर रखने से जीती जाती हैं। दुश्मन ने रात के अंधेरे में वार किया, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो उसके अड्डे राख हो चुके थे। हमने कहा था कि जंग नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत की गई तो हर गोली का जवाब बारूद से दिया जाएगा, हर हमले का हिसाब खून से चुकाया जाए, और अपने वतन की मिट्टी पर एक भी कदम किसी दुश्मन का सलामत हम रहने नहीं देंगे। और ये फिर आखिर हमने साबित किया। तो आखिर में ये कहूँगी कि अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ट्रांसमिशन में मेरे मौज़िज़ में हारिस नवाज़ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमाद गजनवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मेहमान आते जाएंगे और बात चलती जाएगी। अभी थोड़ी देर में हमें अबसार आलम साहब भी ज्वाइन करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन बनी है, पहले बहुत दिनों तक दुश्मन आय बाय शाये करता रहा, कभी कोई शुरली छोड़ा था, कभी कोई ड्रोन छोड़ा था, लेकिन आज जब हमने आगाज किया तो बड़ी खूबसूरती के साथ हमाद साहब हम फिनिश लाइन तक मामले को लेकर आए और सीज फायर हो गया। लेकिन अभी कुछ जो इत्तलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही, लेकिन कंफर्म इत्तलात नहीं आ रही, इस वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन सर, क्या भारत जैसा दुश्मन, इस पर भरोसा किया जा सकता है? इसकी जबान पर भरोसा किया जा सकता है? वो दुश्मन जब इन सारे मामलात का आगाज होता था, जब वो कुछ भी छेड़छाड़ करता था तो फौरी तौर पर साथ में ये भी कहता था कि हम जंग नहीं चाहते हैं। यही दुश्मन जब ड्रोन भेजता था तो साथ में अपनी चौकियों पर अमन के झंडे भी लगा देता था कि हम जंग नहीं चाहते। आज भी जब भरपूर मार पड़ी है तो सीज फायर चाह रहा है, लेकिन क्या इसकी बात पर, इसकी जबान पर भरोसा किया जा सकता है हमाद साहब? इसकी ज़बान पर भरोसा करना है या नहीं हम बाद में फ़ैसला करते हैं। मेरा ख्याल है वो हमें भटकाना चाह रहा है कि ये लोग
फतह की खुशी ना मना सकें और एक कन्फ्यूजन सा ज़रा बरकरार रखा जाए, लिहाजा वो थोड़े बहुत कोई फायर कर दिया LOC पर, और वो अपनी जो उनके टीवीज़ हैं वो ख़बरें भी ऐसी दे रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर है दरअसल ये 48 घंटे के लिए है, ये अपने वो आवाम को तसल्ली देने के लिए जिनके लिए कि ये सारा ड्रामा उन्होंने रचाया था। आप उनके टीवीज़ वगैरह हम मुसलसल बात करते रहे हैं इसके ऊपर कि उन्होंने बॉलीवुड की तर्ज पर ये जंग लड़ी है और एक अफसानवी अंदाज में, और वो हकीकत से उसका दूर पार का कोई रिश्ता नहीं था जो गुफ्तगू वो अपने टीवीज़ पर कर रहे थे, और मुसलसल जैसे अपने आवाम को वो एक ख़ास तरह की खुशी पहुंचाने की कोशिश, जिसमें वो ये साबित कर रहे थे कि हम यानी हिंदुत्व जो है अब वो सरहद पार भी जा रही है और हम सिर्फ अपने वतन में मस्जिदों को बर्बाद नहीं करते हैं बल्कि अब हमारे मिसाइल पाकिस्तान जाकर भी मस्जिदों को तबाह कर रहे हैं। तो एक वो लोगों में एक वो वॉर मॉन्गरिंग और एक सेलिब्रेशन के हिंदुत्व जो है वो जीत रही है, वो झूठ था, वो अफसाना था, वो देवमाला के लोग हैं और हिंदुत्व तो है ही देवमाला, यानी उनके अकायद का सारा निज़ाम देवमाला पर खड़ा है। तो उन्होंने इस अंदाज से जंग लड़ी। या सिर्फ एक बात ज़रा आप जहन में रखिए कि जिस ऑपरेशन का नाम सिंदूर हो उसकी गैर संजीदगी का आलम देखिए आप कि वो उन्होंने पहले दिन से तय कर लिया कि ये पॉपुलिस्ट एक नारा उन्होंने रखा, सिंदूर। आप ही नहीं ज़रा सोचिए कि एक जंग होने जा रही है, उसका नाम आप सिंदूर रख रहे हैं जैसे कि किसी अजय देवगन की फिल्म का नाम रखा जा रहा हो। तो उनका सारा मिजाज जो था वो ये रहा, झूठ बोलते रहे वो। और इससे हट कर फिर झूठ से अब आगे बढ़िए आप, तो उन्होंने पाबंदियां लगाई मुसलसल के सच कहीं से निकल कर किसी दर्द से बाहर ना निकल जाए और लोग कहीं सच ना पहचान लें, सच ना पहुंच जाए लोगों तक। तो उन्होंने क्या क्या किया फिर? उन्होंने पाबंदियां लगाई, उन्होंने अकाउंट्स बंद किए हज़ारों की तादाद में, उन्होंने यूट्यूब चैनल से चीज़ें उड़ाई, हत्ता कि संजीदा तरीन जो चीज़ है वायर, उनकी एक साइट है आप जानती हैं, उसको बंद किया। और यानी हर तरह से उन्होंने कोशिश की कि सच किसी तरह ना पहुंचे। लेकिन अब जो उनकी हालत है, अब इस वक्त उनके टीवी लगे हुए हैं सारी बात करने में कि हम अभी भी चौकियां उड़ा रहे हैं और LOC पे हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, वो सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस बार वो उनका झूठ चला नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सारा बोल पड़ा है। आपने ये क्रिटिकल होकर बात कही है कि जैसे अक्षय कुमार की मूवी हो, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपको ये मूवी नजर भी आएगी जरूर, क्योंकि भारत की जानिब से यही किया जाता है। जब हमने अभिनंदन को गिराया था, जब MiG-20 गिराया था, तो उसके बाद वहां पर मूवी बनी थी और इसमें इतनी फतह के साथ वो पाकिस्तान के अंदर घुस के बाकायदा अभिनंदन को निकाल कर लेकर गए थे। तो आप देखिएगा ये भी मूवी में और अपने अवाम को ये प्रोपेगेट करने की कोशिश करेंगे इससे। हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ सर ये सवाल, जी मैं ये सवाल सर आपके पास लेकर आऊंगी कि जो अवाम का जोशो खरोश और जोशो वलवला होता है ना, वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जिन लोगों का ताल्लुक खुद फोर्सेस से होता है वो उसको किसी और नज़र से देख रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फतह आज हमें नसीब हुई है और जिस तरह से नसीब हुई है, पाकिस्तान ये तो भरोसा रखता है अपनी फोर्सेस पर कि हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे, कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन इस तरह का सरप्राइज होगा ये हमारे वहमो गुमान से और सोच से बड़ा ज्यादा था। आपका अपना ताल्लुक फोर्सेस से रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को सर? किरण, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो आई थिंक बहुत ही मुबारक पूरी कौम को, ख़ास तौर पे मुसल्लह फ़ौज और हमारे जवान जो अब पब्लिक थी, जो फोर्स मल्टीप्लायर थी हमारी फ़ौज के साथ, और एज ए नेशन वी वर फाइटिंग दिस, और ये क्लियर पता चला था। और साथ इसके जो क्रेडिट जाता था आई थिंक वो चीफ ऑफिसर जनाब आसिम मुनीर को, जिस तरीके से उन्होंने इसको लीड किया और अपनी कमांड से इंस्पायर किया और उसके बाद इसको कंक्लूड किया। और शुरू से चीफ ऑफिसर साहब ने और DGSP ने कहा था स्टार्ट आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे, एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। आई थिंक ये जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है और जो मेटिकुलस प्लान किया है, इंडिया के मुंह पे 2 थप्पड़ लगे, यकीन करें। और अभी इनको शर्म नहीं आ रही, ये बैठे कह रहे हैं कि ट्रंप को यूक्रेन का और रशिया का तो तस्वीर नहीं, सीज़फायर नहीं करा सका, पैलेस्टाइन इजराइल की निकाह तो हमारा कैसे करा दिया, हमारी हुकूमत कैसे मान गई है, और उस दिन कैसे जंप लगा रहा था। ऑनेस्टली आई फील कि इतनी इनके लिए शर्म की बात है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ रियल रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट विद बैटल हार्डेड आर्मी। ये हमने इतनी मैच्योरिटी दिखाई और मॉरली भी और रियली ऑन द स्काई हाई
और इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब हमें अपने टर्म्स पे इनसे बात करनी चाहिए। हमेशा के लिए जो हमें ये कहते हैं जी कि कॉल फ्लैग ऑपरेशन, अभी हमें कहना चाहिए नंबर वन, आपने आइंदा कभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में आप कभी बीएलएफ को ट्रेन सपोर्ट नहीं जी करेंगे। आप काबल में दुरुस्त। मैं आपसे गुजारिश करूंगी सर, अगर आप यहीं पर ही रुक जाएं, क्योंकि हम आगे चल के ना इसको हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अब हमें आगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अब सार आलम साहब सीनियर और मोतबर सहाफ़ी हैं, और पाकिस्तान के भी सहाफ़ी अगर कुछ छेड़ाछाड़ी कर रहे होते हैं, कुछ खबर में आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो अब सार साहब बड़े इस पर भी बड़े नाराज होते हैं। और जब वहां पर अब सार साहब इस तरह की चीजें हो रही हैं भारत में, अब अर्नब गोस्वामी की हम बात कर लेते हैं सिर्फ, वो बाकायदा उनको समझा जाता है, जो मोदी है और जो गोदी मीडिया है उनका बाकायदा तौर पर तर्जुमान समझा जाता है अर्नब गोस्वामी को। इस वक्त वो न्यूज में वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो मोदी अपनी सियासत में करते हैं। वो भी इस मुआहदे के ऊपर बड़े इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैं दिखा भी नहीं सकती वो किस तरह का गुस्सा कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग सर कबूल करेंगे जो अमन की कोशिशें हो रही हैं? और आज हम जो खुश हो रहे हैं वो दो चीजों पर हो रहे हैं, एक जिंदगी रवा दवा होने जा रही है, दोबारा अमन की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा हमने फतह हासिल की है। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी जैसे लोग कबूल करेंगे अमन को सर? देखिए, एक तो ये आपने जो कहा है ना कि मैं पाकिस्तान के मीडिया को भी क्रिटिसाइज करता हूँ, तो ज़ाहिर अपने हैं, और हमें कौम के तौर पे जो हमारा इम्प्रेशन बाहर बनता है, हमारे मीडिया के ज़रिए बनता है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपनी ज़ुबान डिसेंट रखें, फैक्ट चेक करें, ट्रूथ बोलेंगे, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, अच्छी गुडविल बनेगी, पाकिस्तान की बनेगी उससे। लेकिन इंडिया का मीडिया ये नहीं सोच रहा, और मैं आपके इस बात पे सख्त ऑब्जेक्शन करता हूँ कि आपने पाकिस्तानी मीडिया को कंपेयर किया है इंडियन मीडिया से, उसमें से भी अर्नब गोस्वामी का जिक्र आपने किया है। मतलब ये तो इस सारी ट्रांसमिशन को, हमारी आज खुशी का दिन है। मैं तलत से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले वहाँ आपके स्टूडियो में ही, तो मैं कह रहा था कि हमारी ज़िंदगी में पहली बार ये इतना बड़ा खुशी का लम्हा आया है। हम सारी उम्र गुजर गई ये सोचते कि पाकिस्तान कभी इस तरह इंडिया के ऊपर हमें एडवांटेज मिलेगा। बराबरी तो ख्वाहिश थी, लेकिन ये एडवांटेज का तो ख्वाब ही नहीं था। तो हम इस खुशी के मौके पे ऐसे गंदे लोगों का जिक्र करके, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो पैसे कमाने, ये वो लोग हैं जो भिखारी अपनी मैं अपने लफ्ज वापस लेती हूँ। तो चले, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे एहतजाज पे अल्फाज वापस ले लिए। तो ये तो फ्रॉडियन किस्म के लोग हैं, मुनाफिक हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। मुझे तो रहम आता है इंडिया के लोगों पर कि उनकी मुंतखब की आदत इस तरह की है, जो गंवार है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो शिज़ोफ्रेनिक है, और जिसको अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में उन करोड़ों, बल्कि अरब, 1 अरब तो नौजवान होंगे इंडिया में जिनकी उम्रें 15 साल से लेकर 30 साल के दरमियान होंगी, उनकी ज़िंदगियों का कोई ख्याल नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का तकरीबन 2 अरब आबादी बनती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका मिला के। इस शख्स को, मोदी को, इनका कोई ख्याल नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में पहुंचा हुआ है। 75 साल उसकी उम्र हो गई है। बीजेपी में एक रवायत है कि वो 75 साल की उम्र में अपने सियासतदान को रिटायर कर देते हैं। तो रिटायरमेंट की एज पे पहुंच के इतना उसने इस फसाद फैला दिया है इस खित्ते में मोदी ने, और इस तरह के गंदे मीडिया के किरदार जो हैं, उन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, उनके जज्बात भड़का दिए, और ताकि वो इस रास्ते पे चल सकें जिसमें सिर्फ तबाही है सबके लिए। और देखें, हमने जो मैंने आपको कल भी शायद फिगर बताया था, $83 बिलियन तो वो स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में उनके ज़ाया हो गए हैं। और अभी जो 2 दिनों में, अभी आज सिर्फ उनका S-400 जो हमने तबाह किया $1.5 बिलियन का है। $1.5 बिलियन के, आप सोचें कितने टॉयलेट बन सकते थे इंडिया में उन लोगों के लिए जो सुबह बाहर निकले हैं इस काम के लिए, ऊपर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो ये जो है ना सोच इस तरह की कि गुर्बत में लोगों को रखें, उनके काम न, उनके लिए जिंदगी की सहूलतें पैदा ना करें, लेकिन एक जंगजू माहौल बनाए रखें ताकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई परिणाम समझूं। तो ये बड़ी ज्यादती है इंडिया के साथ, इंडिया के लोगों के साथ ज्यादती है। मुझे उन पे तरस आता है, लेकिन हमने बता दिया गंदे किरदारों का जिक्र नहीं करना चाहिए। जी
हमने बता दिया कि आपकी जो ख्वाहिश है खत्ते का सरदार अपने तई बनने की, तो पाकिस्तान के सामने तो आप ऐसी कोई जुर्रत कर नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी तफसील के साथ हमने कुछ ही घंटों में बता दिया। अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, आज इसी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ताकि हमारे अंदर ये तकब्बुर ना आए जो इंडिया में आया हुआ था। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप सर, इसीलिए हम बारहा अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे ये सीनियर रहनुमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हिस्सा है। बहुत शुक्र डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक मुबारक लम्हा है जो फतह हमें नसीब हुई है। आगे किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान को, अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अपर हैंड पर इस वक्त आ गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भारत जो माजी में करता रहा है उससे रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात बहुत यकीनी और तयशुदा है कि ये एक तारीखी मौका है और एक तारीखी कामयाबी है जिसका मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को एक अरसे से इंतजार था। जो अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन नसीब किया, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, जितना सर्वसुजूद हो कम है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जाहिर है कि पूरी कौम को भी मुबारक हो, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम को, जिस तरह उन्होंने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया है। पेशा वराना महारत हो, जज्बा ईमानी हो, या जो जिसे कहना चाहिए कि इस्तकामत, और जिस तरह से आज हमें ये कामयाबी हुई है, जिस तरह सुबह से जो इतने दिनों से जो सब्र किया जा रहा था, आज उसका जिस तरह कल मिला है और जिस तरह का जवाब दिया गया कि पूरी दुनिया ने भी महसूस किया कि अब हमें बड़ी यकसोई के साथ इन दोनों ममालिक से बात करके इसे रुकवाना होगा। और पाकिस्तान तो जो है हम का खाना है, उसने तो ऑप्ट ही नहीं किया जंग को कभी। हमारी कौम तो जंग जिताई थी, वो मोदी का वॉर हिस्टेरिया था, इंडिया का था। और मैं तो पहले कहता था 2025 जो है ना, ये इंडिया की तबाही बर्बादी का आगाज है। फारूक सत्तार साहब जी, मैं आपसे यही सवाल करने लगी थी कि हमेशा ये हुआ है जब भी हम भारत के साथ टेबल पर आए हैं तो भारत अपना 1 पॉइंट एजेंडा रखता है, उसे अपनी 1 पॉइंट पॉलिसी कहता है, दहशतगर्दी की हमेशा बात करता है। लेकिन इस वक्त हम बहसीत पाकिस्तानी, हमारा इसलिए मैं अपर हैंड कह रही हूँ क्योंकि भारत को राब्ता करना पड़ा अमेरिका से, और फिर अमेरिका ने मीडिएशन की और फिर उसके बाद हम आज सीज फायर पर पहुंचे हैं। तो पाकिस्तान को किस तरह से अपने केस को आगे लेकर चलना चाहिए सर? इंडस वाटर ट्रीटी है, फिर इसके साथ साथ जो दहशतगर्दी है जो भारत ओरिजिनेट करता है पाकिस्तान में, जिस तरह से हमने जाफर एक्सप्रेस वाला मामला देखा, या इससे पहले कल भी हम बात कर रहे थे डिसइंफो लैब के हवाले से कि कितनी बड़ी तादाद में वो अकाउंट्स आए थे जो भारत ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केसेस और उसके बहुत सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। किस तरह से लेके आगे बढ़ना चाहिए अब हमें मामले को? अब मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आज जो भारत का और जो हिंदुत्व आरएसएस के जो नजरिए को जिस तरीके से उन्होंने हम पर और इस खित्ते पर और पूरे भारत पर मुसल्लत करने की जो एक घिनौनी साजिश की थी कई सालों से, और जो उनका तकब्बुर था, जो उनके थोड़ा सा जो माशी बरतरी रही है उसकी बुनियाद पर, तो मैं समझता हूँ कि आज उनका ये सारा जो इलाकाई जो जिसे कहते हैं ना कि उन्हें सबकत चाहिए थी इस इलाके में, और ये पूरे दुनिया के हम के लिए खतरा बने थे। तो मेरे ख्याल में आज उनका ये तकब्बुर जो है ना वो चिकनाचूर हो गया। अच्छा, पाकिस्तान को ये सोचना है कि ये जो मौका मिला है, और पहली मरतबा पूरी दुनिया ने इंडिया के बयानिए को कतई संजीदगी से नहीं लिया, और पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पर पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी में है, जो हमारी आर्म फोर्सेस की जो पेशा वराना सलाहियत है, उसके साथ साथ जो हमारी एयर फोर्स ने खास तौर पर जिस तरह के जो कारनामे अंजाम दिए, तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें अपनी जो देखिए कश्मीर के मसले को भी हमें परस्यू करना है, लेकिन हमारी बैटल जो है ना वो पॉलिटिकल हो, सियासी हो, हम के लिए। और नहीं बताना चाहिए, देखिए ये फिर एक माइंडसेट वॉर हिस्टेरिया का, ये यजीदियत वाला वहशत और बर्बरियत, ये जो मतलब अपने सेवा को सुझाई ना दे, ये माइंडसेट फिर भारत में आ सकता है। तो इसको रोकने के लिए पूरी दुनिया को समझाना कि देखें हम तो उनके पड़ोस में हैं,
बांग्लादेश में इतने सालों से हसीना वाजिद को बिठा के रखा था, वो बांग्लादेश के मजलूम अवाम ने भी मुंह पे उठा के मार दिया। फिर कनाडा के साथ जो कुछ मतलब इन्हें तो इनकी तो कोई हद ही नहीं है ना। तो पूरी दुनिया को ये कन्विंस करना है हमें बेहतरीन सिफारतकारी के उसमें समंदर पार पाकिस्तान को खास तौर पर इस्तेमाल करना है, वो हमारा सबसे बड़ा असाता है, उन्हें साथ लेकर चलना है। और ये जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अच्छे से एक नैरेटिव बन रहा था ना, ये कामयाबी तो हमें कई मैदानों में हुई है ना। आज उसका बुद्ध भी पाश हो गया ना। वो जो इतने सालों से जो लोगों ने डोमेस्टिकली भी अभी भी वो बाज नहीं आ रहे थे और इसी किस्म की बातें सोशल मीडिया पर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बड़ा आड़े हाथों लिया है। अब देखें कौम को मौका मिला इस यकजहती से, कौमी हमांगी से, और लोगों में जोश जज्बा है उसको हमें सही चैनलाइज करना है सिफारतकारी के जरिए। तालीम और सेहत के शोबे हों, IT के शोबे हों, कोई भी हुनरमंदी यानी हुनर सिखाने के शोबे, हमें सारे शोबों में अब सरमायाकारी करके बिल्कुल ठीक करके सही। फारूक सत्तार साहब बेहद शुक्रिया आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, भारत हमेशा बड़े गुरूर में रहा है और इस वक्त जो मौजूदा गुरूर भारत का ब्राह्मोस मिसाइल्स का गुरूर, राफेल का गुरूर, S-400 सिस्टम का गुरूर और ये तमाम गुरूर भारत के हमने खाक में मिला दिए हैं। अब नरेंद्र मोदी की सियासत में क्या रह गया है? मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सवाल करेंगे कि अब भारत में नरेंद्र मोदी का फ्यूचर क्या होगा। हमारी मैराथन ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज जो अहम कामयाबी पाकिस्तान ने समेटी है उसके बाद अब गुफ्तगू हो रही है कि आगे पाकिस्तान को क्या करना है, किस तरह से चलना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। सबसे पहले सर मुबारकबाद भी वसूल कीजिए और ये भी फरमाइए कि सीज़ फायर का जब ये मुआहदा हुआ इसके लिए ये कहा जा रहा है कि अब आगे जो है वो बातचीत की जाएगी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होगी। तो बातचीत किन उमूर पर होगी, किन मामलात पर होगी और किस तरह से आगे लेकर चलेंगे और अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यह है जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना जो है वो दिफाई जो है अपने तजर्बा दिखाया है, क्योंकि जब पहले दिन इंडिया ने जो वायलेशन की और उसमें उसकी डिफेंस में भी पाकिस्तान एयरफोर्स है जिस तरीके से 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के गिराए और इंडिया ने बाकायदा इंटरनेशनल ट्रीटी को दो दफ़ा वायलेट किया, चाहे वो इंडस ट्रीटी था, चाहे उन्होंने हमारे मसाजिद पे या डैम पे या सिविल आबादी पे जो उन्होंने हमले किए और उसके बाद ड्रोन छोड़े और उसके बाद उनका ये था कि पाकिस्तान फ़ौरन जो है इसके ऊपर एक्ट करे। या जब हम बात कर रहे थे कि हमें प्रूफ चाहिए या बातचीत चाहिए, अमन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे इस चीज़ को जो हमारी कमज़ोरी समझा। लेकिन हमारे जो है सिपह सलार ने पहले ही कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, अपने टाइम पे देंगे। कौम की तरफ से भी प्रेशर था कि जल्द अज जल्द देना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें जो है वो ठंडे दिमाग से होती हैं। जब हमारे हुकूमत में हमारे दिफाई इदारों ने सोचा किस वक्त देना है, तो जब कल उन्होंने अपना जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया को और इंडिया को पता चला कि हमने किस तरीके से जवाब दिया। फिर पूरी दुनिया को ख्याल आया और इंडिया का ख्याल आया कि नहीं अभी हमने ये चीज़ें बंद करनी है, जंग बंदी करनी है। और फिर उन्हें अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी रब्ता किया। अच्छी बात है, जंग बंदी हुई है और मैं अपने तमाम जो हमारे सिपाही हैं या हमारे फोर्सेस के अफसरान हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया। जहाँ तक मुस्तकबिल की बात है, अब देखते हैं कि किस चीज़ पे पाकिस्तान ने हमेशा बात की है कि हम बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे और अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की, ये तो फ्यूचर में हुकूमत में और हम सब ने बैठ के इसका फैसला करना है कि हम किस चीज़ अमूर पे जो है वो बातचीत कर सकते हैं, क्या करेंगे, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर होगा। अब देखते हैं कि ये चीज़ें कब कैसे आगे चलती हैं, किस तरीके से होती हैं, तो वक्त पे ये फैसला होगा क्या करना है। सही। कुली साहब, मार्को रूबियो ने जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया उसके बाद मार्को रूबियो का ट्वीट आया और उसमें उन्होंने सेकंड पैरा में एक वर्ड का इस्तेमाल किया दोनों ममालिक के लिए, विजडम का। तो पाकिस्तान हमेशा विजडम का मुजाहरा करता है, आज भी जिस तरह से विजडम का ही मुजाहरा किया गया, लेकिन क्या विजडम हम भारत के लिए भी सोच सकते हैं कि वो विजडम का इस्तेमाल करे, मुजाहरा करे? हमें उनसे उम्मीद तो कोई नहीं है विजडम की, लेकिन देखते हैं कि वो विजडम किस तरह तक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब से मोदी आया है उसने वज़ीर आज़म की सीट संभाली है तो उसने इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की,
उसने इंडिया में जो करतूत किए, फिर आप देखें कतर में जब उनके 12 बंदे पकड़े गए थे, फिर कनाडा का उनकी एग्जांपल आपके सामने है, फिर यूएस की एग्जांपल आपके सामने है। तो मोदी से हमें कोई अच्छाई की उम्मीद फ्यूचर में भी नहीं है, क्योंकि एक वो सिक माइंडेड पर्सन है और सिक्स माइंडेड पर्सन से आप किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब देखते हैं कि फ्यूचर कैसे होगा। अच्छा कुली साहब, अभी पिछले 3-4 दिनों में पिछले 3-4 दिनों में ये होता रहा कि एक तरफ भारत की जानिब से कभी ड्रोन भेजे जा रहे थे, कभी तैयारे फजा में उड़ाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ बात ये की जा रही थी कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। बार बार अमन के झंडे उठाए जा रहे थे। बार बार जब वो ब्रीफ करते थे, आलमी ताकतों को ब्रीफ करते थे, तो बार बार यही कहते थे कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन आज जो कुछ सारा मामला हुआ, इसके बाद क्या हम ये सोच सकते हैं कि भारत जो मुआहदा हो रहा है या जो सीज फायर हो रहा है, इस पर अमल भी उसी तरह से करेगा, या आप समझते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं कोई छेड़छाड़ भारत की तरफ से हो सकती है और अभी भी देखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए, हम अलर्ट तो हमेशा रहेंगे और हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। इन्होंने जो बात की है, हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल जो है ममालिक इसके अंदर जो है वो उसके अंदर शामिल हैं, आप समझे गारंटर्स हैं, ये उन्होंने बात की है। तो अब देखते हैं कि वो कहाँ तक एक चीज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं, हम डायलॉग के लिए भी तैयार होते हैं और हम अपने दिफा के लिए भी तैयार होते हैं। जो पहले उन्होंने किया तो उनको तो हमने जवाब देना था, और जवाब हमने भरपूर तरीके से दिया, जिस तरीके से दिया वो पूरी दुनिया ने देखा कि हमने क्या जवाब दिया। तो फ्यूचर में भी जिस किस्म की जो है वो उम्मीद वो हमसे रखेंगे, वो एक्ट करेंगे तो हम उसी तरीके से उसको जवाब देंगे, रिएक्ट करेंगे, उससे ज्यादा रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुली साहब, प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में आप साथ मौजूद थे। हम अमेरिका के किरदार को तो मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी तरफ से मीडिएशन हुई, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया, मार्को रूबियो का ट्वीट आ गया, लेकिन सर उससे पहले जो इस वक्त सेकेंडरी हो गए हैं, सेकेंडरी मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि हमारी गुफ्तगू में शायद सेकेंडरी हो गए हैं, हम उनको उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे हैं जिस तरह से तुर्किया बड़ा खुलकर आया पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से ईरान ने मीडिएशन की कोशिश की, जिस तरह से आज़रबाईजान ने कोशिश की, जिस तरह से चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आए पाकिस्तान के लिए। इन तमाम के किरदार को, इन तमाम ममालिक के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील हुआ कि भारत आइसोलेशन में है, कोई सुन नहीं रहा है भारत की। देखिए, भारत आइसोलेशन में नहीं है, इसराइल उसके साथ है, इसराइल के जरिए अमेरिका उसके साथ है, उसके और बहुत से ममालिक से ताल्लुकात हैं। रशिया ने उसे S-400 दिए, फ्रांस ने राफेल दिए, तो लेकिन उसने मोदी ने समझा था कि मैं टेक्नोलॉजी खरीद लूँगा पैसे दे के, और साथ में अर्नब गोस्वामी जैसे जो लोग हैं, इंसानियत शर्माती है ऐसे लोगों को टीवी पे बैठा देख के, और इस तरह के लोगों से बना के नाम लेके। अभी आपने मना किया था कि उसका जिक्र नहीं आना चाहिए खुशी के मौके पर। नहीं, अब ये सवाल जो उन्होंने पूछा ना, उस तनाजुर में मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि उसने दो उसकी ताकतें हैं ना मोदी की। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी खरीद ली, मैंने जिसका जिक्र किया, राफेल का, S-400 का, इजरायली ड्रोन्स का, और दूसरे नैरेटिव बनाने की कोशिश की अर्नब जैसे लोगों के जरिए, हिंदुत्व की, लोगों को चार्ज कर दिया कि जंग होनी है, हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना है। तो ये उसने किया है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की ना, देखिए मैं ये समझता हूँ, जो मैंने देखा है कि इस जंग में सबसे ज्यादा हमारा साथ दिया चीन ने, उसके बाद दिया तुर्की ने और आज़रबाईजान ने। ये उन्होंने ना कि अपना तन मन धन दे दिया, और पाकिस्तान ने भी उस टेक्नोलॉजी का, खैर पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं चीन से भी और तुर्की से भी और आज़रबाईजान से भी, और उनके मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़ा रहा है, उनकी मदद भी की है, और टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन किया। पाकिस्तान ने भी कुछ अपनी भी टेक्नोलॉजी है, खास तौर पे वॉर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने भी कोऑपरेट किया, तुर्की से भी और चीन से भी। तो ये इन ममालिक ने हमारा बड़ा साथ दिया है, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। एक वर्ड ऐड करने की मुझे इजाजत दीजिएगा। जो आपने ये बात की ना कि हमारा साथ बड़ा दिया है, तो हमने भी इस तरह से अपना किरदार अदा किया है कि हमने उस टेक्नोलॉजी को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, वरना ये हमने भारत में भी देखा, वहां पर राफेल भी था, वहां पर S-400 भी था, वहां पर उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल भी था, लेकिन चलाने का ढंग भी आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा अच्छा कहते हैं कि दिल जिगरा भी होना चाहिए उसके लिए, आपके पास अगर टेक्नोलॉजी मौजूद हो। मुझे कमर चीमा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं,
मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। गजनवी साहब अगर इजाज़त दें तो कमर चीमा साहब से हम कमेंट ले लें, आपकी टर्न है वैसे तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी ठीक ठीक, कमर साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह की आज सारी सिचुएशन बनी है, भारत तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जवाब यानी 2 से 4 मिनट पहले DGISPR स्क्रीन पर आते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, कहते हैं कि हमारे जवाब का इंतजार करो, और फिर जिस तरह से जवाब का आगाज होता है, फी अमान अल्लाह। सर जी कमर चीमा साहब। जी जी, देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने कल बहुत ज़बरदस्त अंदाज के साथ अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में डिटेरेंस को रीएस्टैब्लिश किया। पहली बात जो हमें समझना चाहिए, भारत ने हमारी जो डिटेरेंस है उसको चैलेंज करने की कोशिश की, हमने अपनी डिटेरेंस को रीएस्टैब्लिश किया, इंडिया ने उसको देखा, और यही वजह है कि इंडिया ने इमीडिएटली स्टेट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर कराया जाए। और ये अभी CNN ने रिपोर्ट किया थोड़ी देर पहले। CNN ने कहा है कि ये जो आज जो डिस्कशन हुई सारी की सारी सीज फायर के ऊपर, ये इंडिया के कहने के ऊपर हुई, क्योंकि कल रात जो बम्बार्डमेंट की, जो पाकिस्तान ने फतह मिसाइल इस्तेमाल किया, जो उनके S-400 तबाह किया, उसके बाद उनके अंदर जो एक खौफ आया कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि हम जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टारगेट्स है वो एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, जो कि हम फतह 2 या नेक्स्ट 400-450 किलोमीटर लॉन्ग जो मिसाइल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो हमने वो किया, दूसरा नरेंद्र मोदी बार बार एक चीज कहते थे कि मैं मीडिएशन नहीं करूंगा, मैं थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, और उनको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ा, ये उनको अपने घुटने टेकने पड़े। आपको याद होगा 2018-19 में ट्रंप साहब ने एक दफा कहा था कि मैं आपकी मीडिएशन कराता हूँ, उस वक्त भी उन्होंने नहीं की थी, तो अब उनको कहना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली एंड कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में बहुत एडवांटेजेस दी। बिल्कुल ठीक। कमर साहब आप स्क्रीन की नज़ाकतों को भी समझते हैं। मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। इत्तलात आ रही हैं कि अब से कुछ ही देर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे, और ऑब्वियसली इस अहम तरीन आज के दिन पर कौम से बात करेंगे, अपने जज्बात डेफिनेटली कौम के साथ शेयर करेंगे। हमाद साहब ये फरमाइएगा, वैसे तो हम यौम दिफा, यौम फ़ज़ाइया मना रहे होते हैं 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, अब क्या फिर हम एक अपना यौम दिफा 10 मई को भी मना रहे होंगे? क्या करेंगे? आप इसका कोई अच्छा सा नाम रख लीजिए, कोई यौम तशक्कुर कहिए, यौम फ़तह करार दीजिए, कोई भी नाम रख लीजिए, लेकिन ज़रूर इसे मनाइए। मैं तो यानी जी तो चाह रहा है कि हम जैसे सारा साल मंतकी गुफ्तगू करते हैं और जज्बात को दूर रखते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि यानी वो क्या कहते हैं कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक़ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो आज गालिबन वही दिन है। अब मैं ज़रा हिंदुस्तान की शक्ल देख लीजिए क्या है, कितना बड़ा दुश्मन है आपका वो। हम अपनी फ़तह को देख रहे हैं ना, तो फ़तह के नहीं तमाम तरह उसका अहाता कीजिए कि हमारा दुश्मन है क्या, ह्यूज। और कभी वो अपने 650 बिलियन डॉलर के रिज़र्व गिनवाते हैं, कभी वो बताते हैं कि हमने तकरीबन 1000 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू सर्टेन एस्टिमेट्स पैसा खरीद दिया पिछले 10 साल में असला ख़रीदने पर। और इस तरह की बहुत सी बातें हम सुनते रहते हैं हिंदुस्तान के हवाले से, आबादी इतनी ज़्यादा, रकबा इतना। तो ये जो हम सुनते थे ना, हमें अफसाना लगता था, पुरानी बातें सुनते हैं कि छोटा सा जत्था था, उसने इतने बड़े दुश्मन पर गालिब आ गया, तो हम समझते हैं कि इसमें ज़ेब दास्तां भी शामिल हो शायद। लेकिन अब तो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारी तमाम तर टेक्नोलॉजी जो हमने इकट्ठी की वो अपनी जगह पर, टेक्नोलॉजी तो उन्होंने भी हमसे बेपनाह इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन वो जो बुनियानुन मरसूस नाम दिया ना अपने से, तो हमें उसकी झलकियां भी नज़र आ रही हैं कि हमारी कौम किस तरह इकट्ठी रही। हत्ता कि हमारी हुकूमत, हम हुकूमतों के बहुत बड़े फैंस नहीं हैं, आप जानते ही हैं, सारी उम्र हमने उन पर तनकीद में गुजारी है, और उनके सच भी जो होते हैं हम उनको भी तनकीद करते रहते हैं। लेकिन आप उनका हुनर देखिए, भी अच्छा काम किया जाए वहाँ पर ऑब्वियसली हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, अब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल आखिरी फिक्रा बोल लूं। अब साहब बिल्कुल हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं पहले आपका कमेंट
जी सर, मुझे क्लोज करना है सर, मैं अब्सार साहब का कमेंट शामिल करना चाह रही हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह। और फिर उसके बाद कमर साहब के साथ हम फिर क्लोज करेंगे। अब्सार साहब, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये खौफ है, या ये कह लीजिए कि ये एक जहन में एक तासुर है, क्योंकि भारत का हमने हमेशा माजी ऐसे ही देखा है कि सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की तरफ से छेड़छाड़ की जाएगी। आपकी राय में सर क्या ऐसा होगा? शॉर्टली सर। देखिए, एक तो पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह का, दिल बहुत मुतमईन और खुश है, और उसकी वजह ये नहीं कि इंडिया को कोई नुकसान पहुँचा है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारे साथ इंडिया ने एक बहुत हद तक आमेज सलूक किया पिछले कई दहाइयों में, और अब इस दफ़ा आके, और फिर हमारे कुछ अपने साथी, अपने अनासर सियासी भी, मीडिया के भी, वो भी साथ शामिल हुए, और पिछले कुछ सालों में कितना फ़ौज के ऊपर तनकीद की गई, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में क्या क्या, अभी कल तक क्या क्या गुफ्तगू हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि दबाव डाला जा रहा था किसी तरह जल्दी में गलत फैसला लिया जाए, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने अंदरूनी बैरूनी दोनों दबाव को बर्दाश्त किया। तो ये तो है यहाँ तक, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है ना इंडिया पे, मैं तो कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा और ना करना चाहिए। दुश्मन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। फतह के बाद ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जो हमारी पोजीशन हो गई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हर वक्त तैयार और चौकस रहना पड़ेगा। जी, और ऐसा दुश्मन जिसको ऐसी मार पड़ी है कि सुक्की भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कमर साहब, आपका लास्ट कमेंट सर, भारत दोबारा छेड़छाड़ करेगा सर आपकी राय में? जी बिल्कुल, मुझे लगता है छेड़छाड़ कर रहा है, करेगा नहीं, इस वक्त कर रहा है, और उन्होंने खास तौर पे LOC जो है उसके ऊपर दोबारा मामलात खराब हो गए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को चाहिए फेस सेविंग, और ये जो कुछ हुआ है इसमें उनको फेस सेविंग नहीं मिली। ये वो जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान को बर्तरी है, डिप्लोमेटिकली उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तो मुझे नहीं लगता चीजें ठीक होंगी, छेड़छाड़ हो। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, अब्सार आलम साहब, आप तीनों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। समा की ये मैराथन ट्रांसमिशन इसी तरह से जारी हो सारी है। मुझे इजाजत दीजिए यहाँ से, अल्लाह के बाद।